इट इज अ कॉमन थिंग, जहां जहां स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए वहां आयनाइजेशन का बिहेवियर समथिंग अदर देन एक्सपेक्टेड हो जाए। ठीक है, वो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के तब बताएंगे कि आयनाइजेशन बढ़ गई या कम। ठीक है, क्लियर है ना? जैसे कॉपर का केस है, वहां से सबसे इजीली एक्सप्लेन होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया लेकिन दोबारा बता रहा हूं। कॉपर का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s1। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये एक तरीके से फुलफिल्ड हो जाए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलना चाहता है, इसलिए यहाँ की जो आयनाइजेशन है ये कम, तो ये कम या ज्यादा तो कंपैरेटिव वर्ड है, इससे कम। ठीक है, कम है तो किससे कम? तो आप जनरली क्या कहेंगे, जो लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से कम। मतलब लगातार दो मेंबर में सपोज 10 जूल का जंप होता था, तो यहाँ पे वो जंप हो सकता है 1 जूल का हो, या जंप हो ही ना, उल्टा कम भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये लेस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है। जबकि यही जिंक का कॉन्फ़िगरेशन था हमारा आर्गन 3d10 4s2, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। बेटा क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलना है और ये स्टेबल, और यहाँ से निकलने के बाद ये अनस्टेबल हो रहा है, तो एनर्जी ज्यादा है। तो जहां जहां स्टेबिलिटी अचीव होगी वहां आयनाइजेशन कम होती जाएगी, जहां अनस्टेबिलिटी होगी वहां आयनाइजेशन बढ़ेगी। इज इट क्लियर? कंपेयर कर लेंगे। हाँ, इसका जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो दूसरी निकल जाएगा, तो उसकी आयनाइजेशन कम। अरे आप, मैं बार बार कोई वर्ड कह रहा हूँ, फिर सुन लो बेटा, ये गलती मत करना जो इन्होंने गलत समझा है। बेटा ये नहीं कह रहे हैं कि कम किससे कम, अपनी पहली वाली से कम नहीं कह रहे ना, हम तो कॉपर के रेस्पेक्ट में भी कह रहे हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन में लेट्स सपोज 100 जूल एनर्जी दी, तो ये वाला उसके मुकाबले स्टेबल है, तो अगर स्टेबल है तो ज्यादा देनी पड़ेगी। सपोज ये 110 जूल देनी पड़ रही है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये 3 हो चुका है, ये 4s1 हो चुका है, तो सेकेंड आयनाइजेशन दोनों की बढ़ गई होगी, सेकेंड आयनाइजेशन दोनों की बढ़ गई होगी। लेकिन ये स्टेबल है तो इसे 140 चाहिए होगा, ये लेस स्टेबल है तो इसे 130 चाहिए होगा। यानी इन दोनों के कंपैरिजन में ये कम, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में कम नहीं। इज इट क्लियर? तो सेकंड आयनाइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन। ये हमने कभी नहीं कहा कि इसकी आयनाइजेशन दूसरे से कम। डन। एस ब्लॉक का, सॉरी पी ब्लॉक का ये क्वेश्चन था, शायद याद हो इनर्ट गैसेस में या उसके पहले, कि ये है नोबल गैस नियॉन, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1s2 2s2 2p6, और यहाँ 2p6 से इलेक्ट्रॉन निकालना। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है 1s2 2s2 2p5। अब जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो सेकंड आयनाइजेशन, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, व्हिच इज लेस, हमेशा फर्स्ट इज लेस सेकंड। जब आप आपस में कंपैरिजन कर रहे हो आपस में, तो हमेशा हायर वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब सेकंड आयनाइजेशन और ज्यादा, थर्ड और ज्यादा, फोर्थ और। लेकिन जब इसको किसी और से कंपेयर करो तब आप कह सकते हो भाई ये स्टेबल है ये नहीं। लेकिन एक ही एटम में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट कंपेयर नहीं किए जाएंगे। बोलो बच्चों, ये क्लियर है आयनाइजेशन का कंसेप्ट? देख लेता हूं अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन का, आपसे पूछ लेता हूं अगर कोई डायरेक्ट मिलता है। सुनिए पहला क्वेश्चन, कॉपर एंड क्रोमियम हैव वेरी हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी व्हाई? पहला क्वेश्चन बता बेटा, कॉपर एंड क्रोमियम हैव वेरी हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी व्हाई? बड़ा सिंपल है, टफ। पहली बात ये मालूम है ना, कॉपर क्रोमियम एटॉमिक नंबर कुछ पता है? ये दोनों मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन 11th स्टैंडर्ड से बच्चों के दिमाग में होते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह। याद आया नहीं? नहीं आया? आप बोलो। वेरी गुड। आपको पता है क्या सोचना था कि कॉपर हो या क्रोमियम हो, इन दोनों में ही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्रोमियम में ये है, कॉपर में बेटा ये है। यहाँ तक तो क्लियर है ना बेटा? अब हमने सेकेंड आयनाइजेशन का, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब हमने कहा सेकेंड आयनाइजेशन ज्यादा है, तो देखिए अब ये क्यों ज्यादा है, दोनों में ही स्टेबिलिटी को डिस्टेबिलिटी में चेंज करना है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बोथ हैव मोर, सॉरी बोथ हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, why Mn+2 is more stable than Fe+2? ठीक है,
Mn+2 more stable than Fe+, बोलो आया समझ, कोई डाउट बताओ। वेरी गुड। तो जिन बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन याद है उनके लिए बड़ा इजी होगा। Mn+2 में ये कंडीशन, Fe+2 में ये कंडीशन, तो इसका मतलब यहाँ D6 है, जबकि यहाँ D में 5 है, तो ऑब्वियसली D5 इज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड, तो ये स्टेबल है, इसलिए Mn+2 ज्यादा स्टेबल है और Iron+2 स्टेबल होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकलने का ये भी D5 होगा। बोलो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज एंड जिंक आर क्वाइट हाई। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज एंड जिंक आर क्वाइट हाई। सहमत है इस बात से या नहीं? मैंगनीज का ये कॉन्फ़िगरेशन था ना 3d5 4s2 और जिंक का ये कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, और जब हमने +2 दोनों का कह दिया है तो ये आ गया थर्ड आयनाइजेशन, मतलब 2 निकल गया, तीसरा निकालना है, तो अब एक हाफ फिल्ड है दूसरा फुल फिल्ड। बोलो तीनों क्वेश्चन क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी के तीनों क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट है आयनाइजेशन? डन। नेक्स्ट हेडिंग अब हमने पढ़नी है और पढ़नी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका भी, ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा इस हेडिंग में, क्योंकि जनरली ये हेडिंग ना थोड़े बहुत हेडिंग इसमें ऐसा है, एक्सेप्शन ज्यादा है तो बच्चों को समझ में देर में आता है, तो थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा साथ साथ तब आएगा, ठीक है। तो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं एक तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ जी, तो आपने लिखा कुछ नहीं था क्या आयनाइजेशन? चलिए पहले आयनाइजेशन में, अब मैं ये वाला टॉपिक समझा दूं तो दोनों इकट्ठे लिखा दूं, ठीक है, आयनाइजेशन भी लिखा दूंगा ये भी लिखा दूंगा एक साथ, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग को पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। आपको ये तो याद होगा ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिससे हमें क्या पता चलता था कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ना पहले हम समझ लेते हैं, बाद में एनसीईआरटी जैसे देखिए उसकी बात करेंगे। देखो कोई एक मेटल है, अभी हम मेटल की बात कर रहे हैं, कोई एक मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जनरली मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पहले मेटल को हमने गैस फॉर्म में चेंज कर दिया, गैस फॉर्म में चेंज करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी और उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहना चाहिए, या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहलाया जाता है, सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, सॉलिड से गैस में चलो। यहाँ तक क्लियर है? पहले गैस में क्यों चेंज किया हमने? क्योंकि हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बनी है, जो हमें पता है वो न्यूट्रल गैसियस एटम से पता है, तो हमें यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहलाएगी आयोनाइजेशन। तो हमने यहाँ पे जो एनर्जी दी इसको एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या फर्स्ट आयोनाइजेशन, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद यहाँ फिर एनर्जी देंगे तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन कहलाएगी, तो यहाँ पे भी एंथैल्पी ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्या हुआ, हमने एक मेटल लिया, उस मेटल को पहले गैस में चेंज किया एक तरीके से, या एटमाइजेशन में तो सारे एटम अलग कर दिए, अब एटम में कोई अट्रैक्शन नहीं, और उससे एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, पहले +1 फिर प्लस। यहाँ तक क्लियर है? इन सारे कामों में एनर्जी देनी पड़ी, यानी यहाँ का साइन सब में अभी पॉजिटिव होगा डेल्टा H का, क्योंकि प्रोसेस कैसे है, इनटू। यहाँ तक किसी को डाउट है? इसके बाद ये वाला जो आयन है, ये आयन वाटर से इंटरेक्ट करेगा और ये चेंज हो जाएगा अपने एक्वस सॉल्यूशन। ये आयन वाटर से इंटरेक्ट करने के बाद चेंज हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, और इस समय एक हीट बाहर निकलेगी, बेटा वो हीट क्या कहलाएगी? जो हीट निकलेगी हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज हाइड्रेशन। यहाँ जो एनर्जी निकली है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो कि बाहर आई, और ये सारी एनर्जी अंदर। बोलो यहाँ तक का पूरा सिनेरियो क्लियर है? डन। अब ये बताइए थर्मोकेमिस्ट्री का आपको ये पॉइंट याद है, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है जिनका डेल्टा जी
नेगेटिव होता है, इसमें ओवरऑल हीट बाहर आती है, वो वाली रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। तो ये वाली रिएक्शन कब अपने आप होगी, कब स्पॉन्टेनियस होगी, ये वाली रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब हाइड्रेशन नेगेटिव। तो नेगेटिव तो यार है ही वो, क्योंकि हीट बाहर आना नेगेटिव है और हीट अंदर जाना पॉजिटिव है। और कुछ बताइए। वेरी गुड, यहाँ आपको ये समझना है कि हाइड्रेशन की वैल्यू जो है इन तीनों से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इज इट क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल जो लास्ट ईयर का ही है। आपने एक छोटा मोटा बिजनेस खोलने की सोची, व्हाटएवर, ठीक है, और आपने वो छोटी मोटी पॉकेट मनी अपनी इकट्ठा करके बिजनेस कर, मंथली पहले महीने में लेट सपोज आपने 20 करोड़ रुपए लगा दिए, 20 करोड़ रुपए आपने बिजनेस में फूंक दी, कैसे भी छोटे मोटे पैसे आप लगाते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप लेट सपोज क्या कहते हैं उसको, सेंट का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, या सेंट का बिजनेस आपने शुरू किया, तो 20 करोड़ तो आपका फिर ऐसे लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 20 करोड़ आपने लगा दिए। अब मंथ की इनकम आई, लेट सपोज मंथ के बाद जो इनकम ओवरऑल सेल के बाद आपको मिल रही है, लेट सपोज वो 30 करोड़ है, ठीक है, 20 करोड़ लगाए, 30 करोड़ महीने के बाद आ गए, अगला महीना ये बिजनेस होगा या नहीं, कितने का प्रॉफिट हुआ, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि 20 तो अगले महीने के लिए भी तो चाहिए चलाने के लिए, जो भी आपने एम्प्लॉइज रखते हैं, जो भी खर्चा है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यही 30 करोड़ की जगह 10 करोड़ आते तो लॉस हो जाता, तो अगला महीना अपने आप नहीं चलता, फिर बाहर से इनपुट लाना पड़ता। ये हमारे इनपुट, ये हमारे इनपुट मतलब एनर्जी देनी पड़ रही, इतनी एनर्जी देंगे, और जब ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी निकलेगी, दैट इज ओवरऑल, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू इन सारी वैल्यूज को ओवरकम कर लेंगे तो ये वाला काम स्पॉन्टेनियस हो जाएगा या अपने आप। पॉइंट समझ में आया? यहाँ ये सब डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, ऑब्वियसली डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ई जी लेके चल रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा जी की ही बात हो रही है, ये नेगेटिव है, ये सब पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू इन सबको ओवरकम कर लेगी तो ये वाला काम अपने आप होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये वाला काम अपने आप होगा। कौन सा काम? मेटल काय में चेंज हो रहा है, मेटल +2 में चेंज हो, इज इट क्लियर? ये काम अपने आप हो रहा है, जिसका डेल्टा जी काय में आएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आपको फॉर्मूला याद है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एनएफई। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, नहीं याद आया किसी को? नहीं याद आया, एक सेकंड लगेगा। डेल्टा जी होता तो वर्क डन ही, वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, फिजिक्स में अगर पढ़ लिया हो। चार्ज की वैल्यू n इनटू f होती है और पोटेंशियल E होता है, इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला वहां से है। फिलहाल खाली मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अगर डेल्टा जी नेगेटिव रखेंगे तो ये दोनों माइनस कट जाएंगे, तो E काय में आएगा, पॉजिटिव। यानी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी पॉजिटिव। यानी अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसका डेल्टा जी तो नेगेटिव आएगा और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव। क्लियर है? फिर से देख लो नीचे इस फॉर्मूले को, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफ। अगर E पॉजिटिव होगा तभी तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, अगर E नेगेटिव होगा तो आंसर प्लस में आ गया। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव और E नॉट या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये जो हमने लिखा E m से m+2, क्या सहमत है ये पॉजिटिव आना चाहिए? कब आना चाहिए पॉजिटिव? वेरी गुड। फॉर स्पॉन्टेनियस, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही तो ये वाली जो एनर्जी में हम एनर्जी दे रहे हैं या प्रोसेस जो एनर्जी दे रहे हैं, इसमें एनर्जी जो निकल रही है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक काम अपने आप हो गया तो इसका ईएमएफ काय में आएगा, पॉजिटिव। ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? m0 से प्लस क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। यानी ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहां तक सबको समझ में आया? अब एनसीईआरटी कहती है या आईयूपीएसी कहती है ना, हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल बताओ।
तो आपने ये भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल साइन में उल्टे हुए, इसका मतलब यहाँ का साइन क्या आएगा, बोलो ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। तो हमें इस पे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ी क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव साइन आगे लिखा है, बट आपको अब अगर ये पूरा सिनेरियो क्लियर है तो दिक्कत कम हो। फिर से स्टार्टिंग से कर रहे हैं, फिर इसको डिस्कस करें। हमें कुछ एनर्जी पहले देनी पड़ती है, मेटल को सब्लिमेट करना पड़ेगा, फिर आयनाइजेशन फर्स्ट और सेकंड देंगे, ये एनर्जी जाएंगी इसके अंदर। उसके बाद ये वाटर से इंटरेक्ट करके हीट यूज करेगा, जिससे हाइड्रेशन, जिस केस में हाइड्रेशन एनर्जी इन सबको ओवरकम कर लेगी, उस केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या उस वैलेंसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इट इंप्लाइज दैट, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इट इंप्लाइज दैट दिस सब्सटेंस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आया भैया, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन अपने आप हो गया था, और ऑक्सीडेशन जिसका अपने आप हो जाता है वो क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में। फिलहाल रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब क्लियर है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, पॉजिटिव को मोर देन जीरो भी कहे, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब मोर देन जीरो, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहां तक समझ में आया, बोलो ना। अब हम डी ब्लॉक में एनालिसिस पे आते हैं। डी ब्लॉक की एनालिसिस क्या है, अब इतना अगर किसी को समझ में आ गया ना, तो बाकी अपनी तिगड़म अपना दिमाग से कॉमन सेंस कहते हैं, लिख के आंसर कर देना, कोई टीचर काट नहीं सकता, क्योंकि वैल्यूज कोई नहीं याद, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगा। ठीक है, क्या कॉमन सेंस या कैसे क्वेश्चन हो। पहला 3D सीरीज, यानी स्कैंडियम से लेके जब हम जिंक तक जाते हैं, स्कैंडियम से जिंक तक, तो ये जो +2 वाला पोटेंशियल है, +2 से 0, ये ऑलमोस्ट सबके लिए नेगेटिव एक्सेप्ट 1, सबके लिए नेगेटिव है एक्सेप्ट 1। कौन होगा वो एक्सेप्ट 1, एक ही प्राणी है गड़बड़ आत्मा, कॉपर। ठीक है, कॉपर को छोड़ के बाकी सबके लिए ये वाला पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक इन सबके लिए ये वाला पोटेंशियल नेगेटिव है एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर के लिए पॉजिटिव। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया, भैया कॉपर के लिए पॉजिटिव है, इससे क्या समझते हो। थोड़ा और अच्छा करना, थोड़ा और अच्छा करना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये सब पॉजिटिव है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर है। इससे पता लग गया कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन से नीचे। बाकी सब का ये रिडक्शन पोटेंशियल काहे में है, नेगेटिव, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में है, यानी बाकी सब आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, और इसलिए वो सारे गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर इज नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी कह सकते हैं, बट अभी हम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कह रहे हैं, बाकी सब हाइड्रोजन के ऊपर है, कॉपर नीचे। अब वो रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई कॉपर इज बिलो, कॉपर क्यों कम है, या कॉमन सेंस लगा क्या, भैया ये काम अपने आप कॉपर में नहीं हो पाया, ये काम अपने आप नहीं हो पाया, क्यों, ये वाली जो वैल्यू है इन सबको ओवरकम नहीं कर पाई। कॉपर में जो हाइड्रेशन एनर्जी आई वो लैटिस एनर्जी या सॉरी एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन फर्स्ट और सेकंड को ओवरकम नहीं कर पाई। जब इन सबको ये ओवरकम नहीं कर पाई तो ये वाला काम नहीं हो पाया, इसलिए कॉपर जो है हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर ये वाला काम नहीं हो पाया, इसका मतलब ये काम तुरंत हो जाएगा, इसका मतलब ये काम इजीली होगा, यानी कॉपर जैसे ही यहाँ आएगा और वो इजीली काहे में चला जाएगा, एन। जब उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा तो इजीली क्या हो सकता है, रिडक्शन। इन सब में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन माना गया है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, जो भी पॉजिटिव में हो रहा है मतलब वो काम हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो नेगेटिव में नहीं हो रहा। कैसे बोलो, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एकदम रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करते, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसा नहीं होगा लगातार वैल्यू बढ़ रही हो या घट रही हो, बीच बीच में कभी बढ़ रही कभी घटेगी, वैसे है ट्रेंड, लेकिन फिर भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इरेगुलर ट्रेंड है। क्यों इरेगुलर ट्रेंड, क्यों,
कॉमन सेंस लगाओ भैया। आपने जैसे लेफ्ट टू राइट के लिए बात करें, सब्लिमेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन देखी थी, उसका ग्राफ ऐसा था। क्या ये कोई रेगुलर ट्रेंड है? फिर आप आयनाइजेशन की जब बात करते हैं, कोई अलग लेवल आयनाइजेशन फर्स्ट में क्या देखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आयनाइजेशन सेकंड देखोगे, फिर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट। और ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ रही है या घट रही है। इज इट क्लियर? और ना ही इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड है। जब इन तीन चीजों में रेगुलर ट्रेंड नहीं आ रहा, तो इन तीनों के रिजल्टेंट से जो ट्रेंड बन रहा है वो कैसे रेगुलर हो? पॉइंट समझ में आ रहा है? Why there is not regular trend? Because the electrode potential depends on, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकलता है उसमें 3-4 अलग अलग हेड्स, उन 3-4 के ट्रेंड के बाद इसका ट्रेंड आएगा। तो जब भी हाइड्रेशन एनर्जी सबको ओवरकम कर लेगी तो ठीक है, और जब वो नहीं कर पाएगी तो वो काम नहीं होगा। तो ये तो क्लियर है कि सिर्फ जिंक सॉरी कॉपर को छोड़ के बाकी सब में हाइड्रेशन एंथैल्पी इन सबको ओवरकम कर लेगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बाकी सब में ओवरकम कर लेगी, इसलिए बाकी सबका क्या हो जाता है? ये वाला टर्म नेगेटिव आता है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाकी सब में क्या है? पॉजिटिव। समझ में आया यहाँ तक? कॉपर में नेगेटिव क्यों है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का पॉजिटिव क्यों है? तो ये काम नहीं। लेकिन एक बार फिर का रेगुलर ट्रेंड नहीं है बेटा। इसका क्या मतलब है कि किसी में -2100 वैल्यू आएगी, किसी में -1900 आएगी, किसी में -22 हो जाएगी बाद में, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो हम कहेंगे जहां जहां कॉमन सेंस लगा के आंसर करना, जहां जहां ये वाली वैल्यू बहुत लार्ज, इन सबसे काम हो गया। जहां जहां ये बढ़ गए तो ऑब्वियसली भले ये उससे ज्यादा है, काम तो हो रहा है, लेकिन वो जो गैप है, जो डिफरेंस है वो उतना ज्यादा नहीं है, मतलब आयनाइजेशन बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए ये जो हाइड्रेशन आई थी उससे वो जो ओवरकम हुआ वैल्यू, उसका जो गैप था वो उतना ज्यादा नहीं था, उतना स्ट्रांगली ओवरकम नहीं। तो अगर वो कहेंगे ना कि लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज दिस कि साइज ऑफ निकल इज स्मॉलर देन कोबाल्ट, निकल छोटा तो या साइज ऑफ कोबाल्ट इज बिगर देन निकल, येट निकल इज बेस्ट स्ट्रेटेजिक एजेंट। भाई साइज तो इसका छोटा था या साइज इसका बड़ा था और ये छोटा था, फिर भी उल्टा आपको लगे क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ कहाँ फोकस करना है? आपको आयनाइजेशन पे फोकस करना है और किसी पे। आप खाली ये कहेंगे देखो भाई इसके कॉन्फ़िगरेशन में आयनाइजेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ ज्यादा एनर्जी लग गई, उतनी ओवरकम नहीं हो पाई, या ओवरकम तो हो गई लेकिन वो जो गैप था ओवरकम का वो उतना कम था, इसलिए ये कम अच्छा एजेंट है, वो ज्यादा। बोलो क्लियर है यार? पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ पॉइंट क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल में 3 एनर्जी अलग अलग लग रही है, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन। जिस जिस केस में हाइड्रेशन बाकी को ओवरकम कर देती है वो काम अपने आप हो जाता है, जहां जहां हाइड्रेशन नहीं करती वो नहीं होता। बट द प्रॉब्लम इज दैट एग्जामिनर हमें इस भाषा में पूछता ही नहीं, ऑक्सीडेशन की भाषा में, वो तो कहता है रिडक्शन की भाषा में। इज इट क्लियर? तो अब वो रिडक्शन में कहेगा कि एक का -1 वोल्ट है, एक का -3 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में याद रखना विद साइन काम होता है, यानी -1 और -3 में -3 कम, ठीक है? -3 कम है मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइज होगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जितना माइनस में वैल्यू 2, 3 ऐसे जाएगी उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो यहां तक आया समझ में? पहली बार समझ में? अभी लिखेंगे नहीं, एक और इसमें नाटक है, वो भी साथ में निपटाएंगे। अगला नाटक इनका पता क्या है? वो ये कह रहे हैं कि चलो पिछला तो तुम्हें समझ में आ गया, क्या ये समझ में आएगा? अब ये वाले पोटेंशियल का ऑर्डर देखना, किस पोटेंशियल का देखना, ध्यान से देखो, है तो रिडक्शन लेकिन बैलेंसिंग चेंज की ना। बेटा मैंने पिछला ऑर्डर आपको क्या पढ़ाया है? वो आपको पढ़ाया है बेसिकली इसका ऑर्डर, +2 से 0 का। और अब किसका ऑर्डर है? ठीक है, इसमें भी कई बार कहेंगे ये काम हो रहा है, कई बार क्या आपको दिमाग लगाना। यहाँ पे ये कहना है कि कोई भी एलिमेंट, सपोज आयरन, ये पहले +2 में था, तो ये +2 से +3 जाएगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी? अच्छा, बाहर से एनर्जी दोगे, हाइड्रेशन एनर्जी दोगे,
यहाँ +2 से +3 जाएगा तो थर्ड आयनाइजेशन, तो एनर्जी जो देंगे वो क्या कहलाएगी, आयन। ज्यादा समझ में आया। अब ये पानी से इंटरेक्ट करेगा और ये बनेगा इसका एक्वस सॉल्यूशन, हीट निकलेगी हाइड्रोजन। अब आया समझ। कब ये काम अपने आप होगा, कब ये काम अपने आप होगा, या सॉरी ये कहना चाहिए हमें, +2 कब अपने आप +3 में चला जाएगा, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन से ज्यादा, मतलब आयनाइज करने में लग रहे हैं 100 जूल, वाटर बाद में इससे रिएक्ट करके 150 जूल दे रहा है, यानी ओवरऑल ये यहाँ से यहाँ चला, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से यहाँ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव यानी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो अगर उन्होंने दे रखा है कि कोबाल्ट जो है +3 से +2 चला जाता है, ठीक है, इजीली चला जाता है +3 से +2, इसका क्या मतलब, अगर कोबाल्ट +3 से +2 इजीली चला जाता है, क्या मतलब है, वेरी गुड, इसका मतलब वो +3 से 2 जा रहा है, यानी 2 से 3 नहीं जा पा रहा। 2 से 3 क्यों नहीं जा पा रहा, आयनाइजेशन ज्यादा है, हाइड्रेशन कम है, हाइड्रेशन ओवरकम नहीं कर पा रहा, और जहां जहां वो चला जाएगा तो हम आप कहेंगे ये ज्यादा है और ये, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है कि आपको ध्यान से बस सोच के ये बोलना है भाई कौन ज्यादा है कौन, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन तो आपको कम से कम 10 बार दिया जाएगा, बहुत बारी बोर्ड लेवल में भी आया है कि कॉपर +1 एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है। कॉपर +1 को जैसे ही पानी में डालते हैं तो कॉपर +2 और कॉपर में चला जाता है। कॉपर +1 disproportionate in aqueous solution, यानी कॉपर +2 is more stable than +1। कर लोगी, वेरी गुड। आपको कहना क्या, आपको बस ये बताना है, क्या दिखाना है कि कॉपर +1 से +2 में भेजने में एक एनर्जी देनी पड़ती है जो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद ये +2 वाला एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है और अब हीट निकलती है जो कौन सी है, तो कॉपर +1 से +2 में जाने में सपोज एनर्जी देनी पड़ेगी 100 जूल, लेकिन हाइड्रेशन निकल गई 150 जूल, इसका मतलब हाइड्रेशन ने इसे क्या कर लिया, ओवरकम, और ओवरकम कर लिया तो ये इसमें थोड़ी रहेगा, ये तो अपने से ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई कॉपर डिस्प्रोपोर्शनेट इन एक्वस सॉल्यूशन, कि कॉपर +2 में क्यों चला जाता, तो ये बात सही है, +1 से +2 जाने में एनर्जी लगती है, बट उसके बाद एनर्जी निकलती भी है, और वो जो एनर्जी निकलती है वो इससे भी ज्यादा निकलती है, इसलिए ओवरऑल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कॉपर +1 के मुकाबले +2 ज्यादा स्टेबल क्यों है, जबकि एनर्जी देनी पड़ रही थी, इसलिए स्टेबल है कि +1 की हाइड्रेशन एनर्जी +2 की हाइड्रेशन एनर्जी से काफी कम है, और +2 की हाइड्रेशन एनर्जी सेकेंड आयनाइजेशन से भी, तो क्योंकि ये इसे ओवरकम कर सकता है, ये ओवरकम कर दे। इज इट क्लियर? तो अगर कोई कहे भाई कॉपर +1 में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, वैसे तो आंसर यही है, फिर भी आप ये कहेंगे कॉपर से कॉपर +1 बनाने में जो एनर्जी लगती है, आयनाइजेशन सब्लिमेशन, और जो हाइड्रेशन निकलती है वो हाइड्रेशन इसे ओवरकम नहीं करती, और नहीं करती इसलिए इसमें आसानी से नहीं जाता। अगर ये चला भी जाता है तो भी अनस्टेबल है, +2 में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम या जो एनर्जी है यहाँ उससे भी कम है, और इसकी अगर एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये काम अपने आप हो। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट है इस बच्चों? अब इसके 2-3 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर दोनों के एक साथ देखेंगे। बेटा हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडिशन, इलेक्ट्रोड के कौन से क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, लिस्ट द फैक्टर्स कॉन्वेक्स स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन डिफेंसिव सॉल्यूशन। फुल क्लियर है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सब्लिमेशन या एटमाइजेशन, आयनाइजेशन और सेकंड एंड हाइड्रेशन, ये फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन है what is the reason for decreasing tendency to form divalent cation across the 3D series, मतलब ओवरऑल 3D सीरीज में अब जाते हैं तो डाइवेलेंट कैटाइन बनाने की टेंडेंसी कम हो रही, मतलब यहाँ ओवरऑल लेफ्ट टू राइट जाना, डाइवेलेंट कैटाइन बनना मुश्किल होता जा रहा है, क्यों? हाँ, तो अब हम यही कहेंगे
कि लेफ्ट टू राइट जाते समय कॉमन सेंस साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन बढ़ती जाती है, साइज छोटा होने पे हाइड्रेशन भी बढ़ती है, बट आयनाइजेशन जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी हाइड्रेशन नहीं बढ़ती, इसलिए काम नहीं। हमें तो ओवरऑल रिजल्टेंट देखना, मतलब दोनों का ओवरऑल जो आंसर आना है, यानी हाइड्रेशन और आयनाइजेशन सब्लिमेशन का जो रिजल्टेंट आएगा, वो जो रिजल्टेंट डेल्टा जी आ रहा है उसके हिसाब से आपको सोच के बोलना है। देखिए इसका आंसर क्या है, the less negative values of electrode potential of M+2 to M across city indicate that the tendency to form divalent cation decreases across the city because the sum of first and second ionization energy increases, ionization enthalpy increases across the series more than, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो भी बढ़ रही है, वो कोई दिक्कत बता लोगे थोड़ा बहुत, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन बताओ, E नॉट ऑफ Cu plus 2 oblique Cu is positive while for others negative, मतलब कॉपर प्लस 2 से कॉपर इसका E नॉट पॉजिटिव है, काहे पॉजिटिव है और बाकी सबका नेगेटिव क्यों? गलत बात, वेरी गुड। यहाँ पे आपको क्या कहना है कि ये +2 से 0 अपने आप जा रहा है, पॉजिटिव का मतलब अपने आप जा रहा है, इसका मतलब 0 से +2 नहीं जा रहा, तो 0 से +2 नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये वाली वैल्यूज ज्यादा है इससे, हाइड्रेशन एनर्जी डू नॉट ओवरकम दिस वन। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E नॉट ऑफ कॉपर is due to high enthalpy of atomization and enthalpy of ionization, then इनकी शुरू की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो कम है, वो ओवरकम नहीं कर पा रही, इसलिए बोलो क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन सेम वही है, एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन दीस वैल्यूज, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे एकदम रेगुलरिटी नहीं, एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं। प्रॉपर ट्रेंड तब आता जब इसमें या तो कोई एक या दो ही एनर्जी इन्वॉल्व हो रही होती और वो भी स्मूथली फॉलो हो रही होती। एक्चुअली में इसमें जितनी एनर्जी है वो सब ही सब अनस्मूथ फॉलो कर रही है, कोई पहले बढ़ रही है, कोई घट रही है, कैसे, और इसलिए रिजल्टेंट भी ऐसा ही। कोई डाउट, पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर है, चलिए लिखना स्टार्ट करिए। फिर हेडिंग है, पहली हेडिंग की आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहले कल की हेडिंग क्योंकि रह गई है, पहले मैं वही बता दूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कल रह गई ना, पहले उसे लिख लीजिए दो चार पॉइंट। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज, पहले आयोनाइजेशन के लिए बोल रहा हूं बेटा, इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज ionization energy gradually increases on moving left to right. Ionization energy gradually increases on moving left to right, on moving left to right in D series, due to decrease in size. It is due to left to right in D series. It is due to decrease in size and increase in nuclear charge. Due to decrease in size and increase in nuclear charge. साइज कम हो जाता है बेटा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। However, some exceptions are observed. However, some exceptions are observed. बेटा कुछ exceptions देखने को मिलते हैं। However, some exceptions are observed due to stability of oxidation states. However, some exceptions are observed due to stabilities of oxidation state. Due to stabilities of oxidation state. अब बच्चों ये कॉमन सेंस लगा लेना, अगर पहले से स्टेबल है तो हम कहेंगे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल होगा तो हम कहेंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए उससे ये क्या है, कम होनी चाहिए। का मतलब होता है रेगुलर ट्रेंड जो आ रहा है,
उस ट्रेंड से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जहां वो पहले से स्टेबल होगा इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, लिख लीजिए, इफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम, if electron is to be removed from, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, if electron is to be removed from element with stable electronic configuration, from element or ion with stable electronic configuration, if electron is to be removed from element or ion with stable electronic configuration, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, if electron is removed from the element or ion with stable electronic configuration, then the ionization enthalpy energy, then the ionization energy is dash, then accepted, then the ionization energy is DAS dash capital में dash DAS dash, then expected, एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, ठीक है, डैश देन एक्सपेक्टेड। ठीक है बेटा, कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है डैश, हाँ वो में क्या लिखा है, कैपिटल स्मॉल, ठीक है गुड, समझ में आ गया क्या डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक था, क्या लिखा मोर या लेस, अब तो इंग्लिश में वही लिखा है, तो मुझे बताओ क्या आएगा, मोर या लेस, मोर आना चाहिए, क्योंकि आप जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या है, स्टेबल है, और स्टेबल से निकाल रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा एनर्जी है, इसे उल्टा लिखने की जरूरत तो है नहीं, उल्टा समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो 3p6 में आ जाएगा, या 3d5 में, या 3d10 में, देन लेस देन एक्सपेक्टेड। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहा है बाद में, तो आयनाइजेशन कम हो गई, और स्टेबल पहले से है तो आयनाइजेशन ज्यादा हो गई। इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया? अब वो दो चार है उनको लिख लो जल्दी जल्दी। पहला लिखते chromium and copper have very high second ionization energy. Chromium and copper have very high second ionization energy. क्रोमियम और कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप क्रोमियम और कॉपर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख पाए तो आंसर उसी में डन। तो आपने दोनों का एग्जामिनर को अगर कॉन्फ़िगरेशन दिखा दोगे तो भी वो समझ जाएगा। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1, और कॉपर एटॉमिक नंबर 29 आर्गन 3d10 4s1। और यहाँ क्रोमियम +1 और कॉपर +1 की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब क्या है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे 3d5 से निकालना है, यहाँ 3d10 से निकालना है, तो ये वाली आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ऑब्वियसली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से इसलिए बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको आंसर में सिर्फ लिखना है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसमें से और कॉन्फिगरेशन दिखा दें तो अपना समझ में आएगा किसके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन, why are Mn+2 compounds more stable than Fe+2 compounds? Why are Mn+2 compounds are more stable than Fe+2 compounds towards? but ठीक है इतने बहुत। Why are Mn+2 compounds more stable than Fe+2 compounds? ठीक है, बताइए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूरा ये था टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू प्लस, मतलब ये Mn+2 ज्यादा स्टेबल है जबकि आयरन +3 में ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? यस सर। क्या लिखा है बेटा? स्टेबल। यहाँ Mn में आपको क्या लिखना है, +2 में ये लिखना है आर्गन 3d5, ठीक है, और आयरन +2 में आपको लिखना है आर्गन 3d6, और इसके बाद +3 में या एक और
इलेक्ट्रॉन जब जाएगा दैट इज थर्ड आयनाइजेशन के बाद तो आएगा आर्गन प्लस 3d5। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आयरन जो है +3 में चला जाता है, Mn नहीं जाता, क्यों? तो the third ionization energy of Mn is very high due to stable configuration, while third ionization energy of iron is less as compared to Mn. क्यों? As it achieved the stable. फुल क्लियर है? ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन ना और है, एनसीईआरटी का ही है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, जबकि उसका आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है, सेटिस्फैक्टरी नहीं। अब आप इस लेवल पे हो, मेरी बात समझ जाओगे, क्योंकि अब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया, उससे पहले समझाना थोड़ा मुश्किल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले। अब आपके समझ में आ जाएगा। समवॉट क्वेश्चन ये है, जल्दी से देखता हूं, D4 पे दो एलिमेंट्स दिखा रखे हैं। ठीक है, D4 जिनका कॉन्फ़िगरेशन है, उन्होंने दो एलिमेंट दिखा रखे हैं। वन इज क्रोमियम, उन्होंने एक दिखाया है क्रोमियम प्लस, और क्रोमियम का आपको कॉन्फ़िगरेशन अगर पता है तो आर्गन 3d5 4s1 होता है, और क्रोमियम +2 जब आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और एक यहां से, तो ये 3d4 आ गया। पहला समझ में आ गया। और दूसरा उन्होंने दिखा रखा है Mn+3, तो Mn+3 भी उन्होंने ऐसे ही दिखाया और 3d4 आ गया। क्वेश्चन अब थोड़ा यहां तक समझ में आया? क्या क्वेश्चन में दो एलिमेंट कंपैरिजन है, दोनों में d4 है। ठीक, फिर उन्होंने आंसर में ये कहा है कि ये वाला जो एलिमेंट है, दिस वन, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जबकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? दोनों में D4 कॉन्फ़िगरेशन, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर तो ये होना चाहिए दोनों एक जैसे ही काम करने चाहिए, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, यानी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 3d5 में चेंज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3d3 में चेंज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन ये है, जब दोनों ही D4 पे खड़े थे तो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है, और एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। ठीक है, चलिए ये वाला आंसर तो सभी बच्चों के एक ही सेकंड में समझ में आ मेरे हिसाब से। ये 3d4 था, एक इलेक्ट्रॉन लेके 3d5 बन जाएगा, और इसका 3d5 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये 3d5 में चल। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर? ये वाला इन्होंने उल्टा क्यों किया, या ये वाला 3d3 में क्यों दिया? इसका आंसर बेसिकली एनसीईआरटी में जो दिया है शायद ना समझ में आ रहे। एक्चुअली डी के जो 5 होते हैं वो दो लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, D2G और EG, जो कोऑर्डिनेशन में आप फिर पढ़ेंगे भी, ये दो लेवल में टूटते हैं। और D3 जो होता है ना, वो ये होता है, यानी डी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके भर दिया। तो क्योंकि डी दो लेवल में टूटता है, और ये वाला लेवल और ये वाला लेवल दो है, यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो भी ये हाफ फिल्ड कंडीशन, यानी ये भी स्टेबल कंडीशन, तो D3 आना भी स्टेबल। क्लियर? तो पहला पॉइंट, या जैसे एनसीईआरटी ने आंसर दिया उसने सीधा सीधा ये लिख दिया, मैं बाद में एक्सप्लेन होता रहेगा कि ये भी स्टेबिलिटी अचीव करता है क्योंकि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये भी स्टेबिलिटी अचीव करता है क्योंकि D5 इज, ठीक है? क्लियर? अब क्वेश्चन तो वही खड़ा है, अगर हमसे कोई सोचे कि दोनों ने एक जैसा काम क्यों नहीं किया। अच्छा, अगर ये स्टेबिलिटी है तो जे क्यों नहीं जा रहे यहाँ, और अगर ये स्टेबिलिटी है तो जे क्यों नहीं जा रहे यहाँ? क्वेश्चन समझ में आया? इसका आंसर पिछले वाले पॉइंट में आपको दे चुका हूं। पिछला पॉइंट क्या जो समझाया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी पे। यानी यहाँ पे जो D5 है, ध्यान से सुनना, D5 से D4 आया होगा। कैसे आया होगा? पहले एनर्जी दी होगी, और यहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी दी होगी कि ये जब बना उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा, इसलिए ये यहां से यहां नहीं आना चाहता, और अगर आ भी गया धोखे से तो वापस चला गया। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन बहुत ज्यादा थी और हाइड्रेशन उसे ओवरकम नहीं।
यहाँ पे क्या है, अगर ये D5 में चला जाए, जैसे ये D5 में आया, अगर ये D5 में चला जाए तो ये क्रोमियम काहे में आ जाएगा, प्लस। तो ये जो क्रोमियम +1 है इसमें चार्ज तो बहुत कम, और अगर चार्ज कम है तो वाटर से इंटरेक्शन भी बहुत कम, तो इसकी तो मतलब यहां से यहां आने पे इस वाले की क्रोमियम +1 जो खुद क्रोमियम +1 है उसकी हाइड्रेशन बहुत ही कम है। यानी क्रोमियम, बेटा आप समझ में आना चाहिए, क्रोमियम का ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिक था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के एनर्जी देके क्रोमियम इसमें आया, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी देनी पड़ी वो क्या है, आयनाइजेशन। अब ये क्रोमियम इसमें आ चुका है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कब स्टेबल होगी, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कब स्टेबल होगी, जब इसकी जो हाइड्रेशन है वो इस आयनाइजेशन को क्या कर ले, ओवरकम कर। लेकिन यहाँ +1 चार्ज इतना कम चार्ज है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी नेग्लिजिबल, और जब हाइड्रेशन कम है हम ये भी मान रहे हैं कि आगे आयनाइजेशन भी कम है, बट हाइड्रेशन उससे भी कम है, तो हाइड्रेशन इसे ओवरकम कर ही नहीं पाता। और जब ये +3 में चला जाता है, +2 से क्रोमियम +3, ठीक है, तो +3 जाने पे ऑब्वियसली आयनाइजेशन बहुत बढ़ गई, बट हाई चार्ज आने पर जब क्रोमियम +3 आ जाता है तो हाइड्रेशन बहुत, और वो हाइड्रेशन किसे ओवरकम कर देती है, बोलो क्लियर है। अभी एक दो बुक्स दिख रही थी मुझे एनसीईआरटी देना जरा, वेरी गुड, ये दे दो बेटा जल्दी। आपको सारी एक्सप्लेनेशन वैसे ही करने चाहिए, ठीक है बेटा। एक मिनट, यहाँ पे एक हेडिंग देखिए, ये क्वेश्चन है, पढ़ के सुना दे रहा हूँ, दैट इज सेम 8.4 है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। Why Cr+2 is reducing and Mn+3 is oxidizing, both have D4 configuration। 8.4 पेज नंबर 224 मेरे पास है तो उसके आसपास होगा, ठीक है। तो why Cr+2 is reducing, मतलब Cr+2 +3 में जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आंसर देखो इन्होंने क्या लिखा है, Cr+2 is reducing agent as its configuration changes from D4 to D3, the later having half filled E2 level, you will see it unit 9, ब्रैकेट में लिखिए C unit 9, अगली यूनिट में देखना बेटा। On the other hand, the change of Mn+3 to Mn+2 result in half filled configuration, ठीक है, and this configuration has extra stability, ठीक है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि ये जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो ये भी स्टेबल हो जाता है, और फिर कह दिया ये जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये भी स्टेबल हो जाता है, ये T2G की वजह से स्टेबल होता है और ये हाफ फील्ड की वजह से, मतलब कह रहे हैं दोनों स्टेबल। लेकिन ये नहीं बताया इसने आंसर में कि ये काहे नहीं उसकी तरह बिहेव करता, वो काहे इसकी तरह नहीं करता। दोनों ही बाद में अगर स्टेबल हो रहे हैं तो दोनों एक जैसी स्टेबिलिटी क्यों नहीं अटेंड करते। तो आपको सारा आंसर किस पे रखना है, हाइड्रेशन और आयन। समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है, पकड़ो। ये आयनाइजेशन का लिखा दिया है, क्या आप कल लिख के ले आएंगे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट्स, ठीक है। कोशिश करिएगा इलेक्ट्रोड लिखे। अच्छा बच्चों एक सेकंड सुनना, कल भी एक बच्चे ने कहा था कि KMnO4 K2Cr2 4 से हट गए, ऑब्वियस, अरे मतलब रिड्यूस सिलेबस में नहीं है ना, तो 4 से हट गए मतलब रिड्यूस में नहीं। क्या आपको पढ़ने की इच्छा है या नहीं, मैक्सिमम जो कहेंगे हम तो वो काम करें, नहीं पढ़ना, पढ़ना। देखिए दो एक मिनट भी आते हैं बट जो एक ऑनलाइन वाले भी एक आधे, मेरा ये मानना है K2Cr2 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, बट पहला काम हमारा होना चाहिए हम कोर्स फिनिश कर लेते हैं, जो चीज कोर्स में नहीं है वो कोर्स फिनिश करने के बाद पढ़, मतलब हम ये नहीं कह रहे उसे नहीं करें, लेकिन अगर हमारे पास अभी एल्डिहाइड कीटोन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का चैप्टर बचा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का बड़ा बचा है, एल्डिहाइड कीटोन के बाद भी एक चैप्टर उसमें है अमीन्स, मतलब ऑर्गेनिक के दो बड़े बचे हुए हैं, इनऑर्गेनिक का एक बड़ा बचा हुआ है हमारा डी एंड एफ के बाद, अभी एफ है थोड़ा सा, और कोऑर्डिनेशन भी। तो अभी जितना कट सिलेबस है अभी रोक देते, ठीक है। जैसे हमारा कोर्स 12th स्टैंडर्ड का पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस,
फिर हम उसको आगे, ठीक है। तो कल वो प्रिस्क्राइब सिलेबस ले आइएगा जो है उसके